पर मैंने भी थोड़ा उस्तादी दिखाते हुए पीस वापस कटोरी में रखा और अपनी उंगली आशु को चटा दी। उंगली में थोड़ा अचार का मसाला लगा था। आशु ने खटास के कारण अपना मुंह खोला और मैंने फटाफट अचार का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। आशु एकदम से मुंह बनाते हुए उठ बैठी और उसने वो अचार का पीस उगल दिया। मुझे उसका ऐसा मुंह बनाते हुए देख बहुत हंसी आई, पर वो मेरी तरफ सड़ा हुआ मुंह बनाकर देखने लगी। सो जा अब, मैंने आशु को कहा और उठकर नीचे आ गया। बारी बारी करके सबको अचार चटाया और सबके सब आशु की ही तरह मुंह बना रहे थे और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। सबसे आखिर में मैंने गोपाल भैया को अचार चटाया तो उस पर जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो अब भी बेसुध से पड़ा था। अब मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया। बाकी सब के सब नशा होने के कारण सो रहे थे। इधर मुझे भूख लग गई थी। वो तो शुक्र है कि घर पर पकोड़े बने थे जिन्हें खाकर मैं अपने कमरे में आकर सो गया। शाम को 4 बजे उठा तो पाया कि घर वाले अब भी सो रहे हैं। मैंने अपने लिए चाय बनाई और फिर रात के लिए खाना बनाने लगा। मैं यही सोच रहा था कि हरामी गोपाल भैया ने ऐसी कौन सी भांग खिला दी कि सबके सब सो रहे हैं। पर फिर जब मुझे अपने कॉलेज वाला किस्सा याद आया तो मुझे याद आया कि जब पहली बार मैंने भांग खाई थी तो मैंने सुबह तक क्या कांड किया था। खैर खाना बन गोपाल भैया जमीन पर फिर से जा गिरा। हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई सबको भांग के लड्डू खिलाने की। वो तो सागर यहाँ था तो उसने सबको संभाल लिया, वरना यहाँ कोई घुसकर क्या क्या करके चला जाता किसी को पता ही नहीं चलता। तुझे जरा भी अक्ल नहीं है कि घर में औरतें हैं, तेरी बीवी है, बच्ची है। पर गोपाल भैया को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैंने भाभी को कहा कि इन्हें अंदर लेकर जाओ, तो भाभी ने उन्हें सहारा देकर उठाया और कमरे में ले गई। इधर पिताजी ताऊ जी की गर्जन सुनकर बाहर आए और मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं उनके पास गया और पिताजी का शायद सर घूम रहा था, इसलिए मैंने उन्हें सहारा देकर बैठक में बिठा दिया। सबके सब बैठक में आकर बैठ गए और मुझसे पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या था। मैंने उन्हें सारी बात विस्तार से बता दी और अचार वाली बात पर सारे हंसने लगे। पर तभी पिताजी ने पूछा, तुझे कैसे पता कि अचार चटाना है। अब ये सुनकर मैं फंस गया था। पहले तो सोचा कि झूठ बोल दूं, फिर मैंने सोचा कि मेरा किस्सा सुनकर सब हंस पड़ेंगे और घर का माहौल हल्का हो जाएगा, इसलिए मैंने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। कॉलेज फर्स्ट ईयर था और होली पर घर नहीं आ पाया था क्योंकि असाइनमेंट्स पूरे नहीं हुए थे। होली के दिन सुबह दोस्त लोग आ गए और मुझे अपने साथ कॉलेज ले आए, जहां हमने खूब होली खेली। फिर दोपहर को हम वापस हॉस्टल पहुंचे और नहा धोकर खाना खाने आ गए। आज हॉस्टल में पकोड़े बने थे जो सबने पेट भर कर खाए। जब वापस कमरे में आए तो मेरा एक दोस्त कहीं से भांग की गोलियां ले आया था। उसने सबको जबरदस्ती खाने को दी, ये कहकर कि ये भगवान का प्रसाद है। अब प्रसाद को ना कैसे कहते। जब सब ने एक एक गोली खा ली तो वो सच बोला कि ये भांग की गोली है। हम टोटल 4 दोस्त थे, अमन, मनीष और कुणाल। कुणाल को छोड़कर बाकी तीनों डर गए थे कि अब तो हम गए, पता नहीं ये भांग का नशा क्या करवाएगा। हमने सुना था कि भांग का नशा बहुत गंदा होता है और आज जब पहली बार खाई तो डर हावी हो गया। 15 मिनट तक जब किसी ने कोई उटपटांग हरकत नहीं की तो हम तीनों ने चैन की सांस ली। हमें लगा कि किसी ने बेवकूफ बनाकर कुणाल को मीठी गोलियां भांग की गोलियां बोलकर पकड़ा दी। ये कहते हुए अमन ने हंसना शुरू किया और उसकी देखा देखी मैं और मनीष भी हंसने लगा। कुणाल को ताव आया कि हम तीनों उसे बेवकूफ कह रहे हैं तो उसने हमें चुनौती दी, हिम्मत है तो एक एक और खा के दिखाओ। हम तीनों ने भी जोश जोश में एक एक गोली और खा ली और फिर से उस पर हंसने लगे। हम तीनों ये नहीं जानते थे कि भांग का असर हम पर शुरू हो चुका था। तभी तो हम हंसे जा रहे थे। उधर कुणाल बेचारा छोटे बच्चे की तरह रोने लगा था और उसे देखकर हम तीनों पेट पकड़कर हंस रहे थे। 15 मिनट तक हंसते हंसते पेट दर्द होने लगा था और बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी और तब मनीष ने सबको डरा दिया, ये कहकर कि हमें भांग चढ़ गई है। अब ये सुनकर हम चारों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। अमन तो इतना गया था कि कहने लगा, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं मरने वाला हूँ। तो कुणाल बोला कि कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर सो ले, ठीक हो जाएगा। पर मनीष को बेचैनी सोने नहीं दे रही थी। इधर मनीष को गर्मी लगने लगी और वो सारे कपड़े उतारकर नंगा हो गया और उसने पंखा चला दिया। मुझे भी डर लगने लगा कि कहीं मैं मर गया तो, इसलिए मैंने सोचा कि ये हॉस्पिटल जाए चाहे नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। अभी मैं दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि कुणाल ने हंसते हुए रोक लिया और बोला, कहाँ जा रहा है? बड़ी हंसी आ रही थी ना तुझे, और खाएगा? मैं उस हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगा कि भाई माफ कर दे, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा भांग का गोला।
मैं जैसे तैसे बाहर आया और घड़ी देखी, ये सोचकर कि कहीं हॉस्पिटल बंद तो नहीं हो गया। उस वक्त बजे थे रात के 2, यानी हम चारों शाम के 4 बजे से रात के 2 बजे तक ये ड्रामा कर रहे थे। अब हमारा कमरा था चौथी मंजिल पर, इसलिए मैं हमारे कमरे के दरवाजे के सामने लिफ्ट और सीढ़ियों के बीच खड़ा होकर सोचने लगा कि नीचे जाऊं तो जाऊं कैसे। अगर लिफ्ट से गया और दरवाजा नहीं खुला तो मैं तो अंदर मर जाऊंगा, और सीढ़ियों से गया तो पता नहीं कितने दिन लगे नीचे उतरने में। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि हमारे हॉस्टल के वार्डन का लड़का आ गया और मुझे ऐसे सोचते हुए देखकर मुझे झिंझोड़ते हुए पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि सीढ़ियों से जाना सही है या लिफ्ट से। ये सुनकर वो बुरी तरह हंसने लगा, क्योंकि वहाँ लिफ्ट थी ही नहीं, और जिसे मैं लिफ्ट समझ रहा था वो एक पुरानी शाफ्ट थी जिसमें बाथरूम की पाइपें लगी थी। पर मैं अब भी नहीं समझ पाया था कि हुआ क्या है और ये क्यों हंस रहा है। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे कमरे में ले आया और अंदर का सीन देखकर हैरान हो गया। मनीष पूरा वो था और उसने अपने गले में तौलिया बांध रखा था जैसे कि वो सुपरमैन हो और एक पलंग से दूसरे पर कूद रहा था। अमन बेचारा एक कोने में बैठा अपना सर दीवार में मार रहा था और बुदबुदाए जा रहा था, अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा। कुणाल फर्श पर उल्टा पड़ा था और चूंकि उसे मछलियां बहुत पसंद थी तो वो खुद को मछली समझकर फड़फड़ा रहा था, और मैं रात के 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक बाहर खड़ा होकर हिसाब लगा रहा था कि सीढ़ियों से जाऊं या फिर लिफ्ट से। उसी लड़के ने एक एक कर हमें आम चटाया और हमारा नशा उतारा, इसलिए उस दिन से कान पकड़े कि कभी भांग नहीं खाऊंगा।